नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में डिजिटल समझौता हो गया है। अब इंतजार केवल आधिकारिक तौर पर होने वाली डील का है, जो 19 जून को होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि बहुत जल्दी हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि हॉर्मुज से उसका दबदबा खत्म नहीं होने वाला। हॉर्मुज पर टोल नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क जरूर लिया जाएगा, जिसके बाद समझौते की शर्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी दोनों पक्ष एकमत नहीं दिख रहे। अमेरिका का कहना है कि ईरान इसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान 60 दिनों तक इस मुद्दे पर बातचीत की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फिर लटक जाएगी पीस डील? क्या हस्ताक्षर होने से पहले ही टूट जाएगा ईरान और अमेरिका का समझौता? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बगावत पर उतरा इजरायल। ईरान से पीस डील के बाद अमेरिका के खिलाफ लिए बड़े फैसले। लेबनान और गजा में भी बढ़ा खतरा। रूस और यूक्रेन में तेज हुए हमले। मॉस्को ने ठुकराया यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बातचीत का प्रस्ताव। जेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका की मौजूदगी में बातचीत का दिया था प्रस्ताव। भारत और नेपाल में बढ़ा तनाव। नेपाल का दावा, बिना इजाजत हवाई सीमा में घुसा भारतीय मिलिट्री हेलीकॉप्टर। इस बीच चीन दौरे पर पहुंचे नेपाली विदेश मंत्री। और चलते चलते में देखेंगे, मरता हुआ तारा बना रहा एक नई दुनिया। ब्लैक होल पर नई स्टडी में खुला सबसे बड़ा राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। भारत के पीएम मोदी से 16 महीने बाद 17 जून को होगी मुलाकात। ट्रेड डील पर हो सकती है बात। अधूरे सुधार से नहीं बदलेगी यूएनएससी की तस्वीर। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सीट विस्तार पर भारत की चेतावनी। कहा, वास्तविक बदलाव के लिए स्थायी सदस्यता और फैसले लेने की मौजूदा व्यवस्था में भी सुधार जरूरी। भारत और बांग्लादेश में फिर बढ़ा तनाव। ढाका में भारतीय उप उच्चायुक्त बधे तलब। आईजीआई एयरपोर्ट पर पीएम तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद को सुरक्षा जांच के लिए रोकने से जुड़ा है मामला। अफगानिस्तान में रोके महिलाओं पर कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र की तालिबान प्रशासन से अपील। देश में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की उठाई मांग। तो अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। हालांकि फिलहाल ये प्रक्रिया डिजिटल मोड में चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने एक समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन 19 जून को जेनेवा में औपचारिक रूप से इस पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद ये प्रभावी हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि समझौते का पूरा हिस्सा 19 जून को ही, यानी शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंस हस्ताक्षर समारोह में शामिल होंगे। इसके लागू होने के बाद क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। शुक्रवार तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि शुक्रवार के समारोह के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि पिछले अनुभवों और अमेरिका की तरफ से किए गए वादा खिलाफी को देखते हुए ईरान बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। तेहरान इस समझौते के जरिए देश के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। यानी भले ही दोनों देश समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, ये साफ जाहिर है। अमेरिका में भी इस डील का विरोध हो रहा है। वहीं इजरायल ने भी इस डील को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में इस शांति समझौते को लेकर अभी भी कई सवाल बरकरार हैं कि क्या वाकई ये सफल हो पाएगा। और ये सवाल तब और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब अमेरिका की तरफ से ईरान विरोधी बयान सामने आ रहे हों। दरअसल ट्रंप ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि उनका प्रशासन युद्ध खत्म करने के समझौते के तहत ईरान को जंग का मुआवजा देने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है। साथ ही ये खबर कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन दे रहा है, ये फेक न्यूज है जिसे डेमोक्रेट्स ने फैलाया है। ईरान को तब तक किसी तरह की प्रतिबंध राहत नहीं मिलेगी जब तक वो समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता। जबकि ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने $300 मिलियन के इस फंड को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में पेश किया था। अब भले ही ट्रंप ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके इन बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं।
दरअसल इजरायली अखबार इजराइल हायोम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजनयिक अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वॉशिंगटन ने चुपके से दोहा को तेहरान को पैसे ट्रांसफर करने की मंजूरी दी थी, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही की आजादी मिल सके और हमलों से सुरक्षा बनी रहे। इस दोहरी नीति का मकसद दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों को काबू में रखना था और इसी के आधार पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के नेताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU तैयार किया जा रहा है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप ईरान की मांग मानने पर मजबूर हो गए। ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि क्या यह समझौता ईरान की ही शर्तों पर हो रहा है। हालांकि इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के आए एक बयान ने इस समझौते को लेकर कई और सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी मीडिया NBC न्यूज को बताया कि इस समझौते का मतलब है कि IAEA के परमाणु निरीक्षकों को ईरान में वापस जाने की इजाजत मिल जाएगी और उन्होंने इसे समझौते का एक अहम हिस्सा बताया है। वेंस ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को अत्यधिक संवर्धित परमाणु भंडार को नष्ट करने में मदद करेंगे और यह समझौता ज्ञापन में साफ तौर पर लिखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान वाकई अपने संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी तरफ से फिलहाल ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। और जब ईरान पहले ही अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की बजाय अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ने का विकल्प चुन चुका है, यानी उसने अपना रुख साफ कर दिया है और पूरे संघर्ष के दौरान अमेरिका उसे झुकाने में कामयाब भी नहीं हो पाया, तो क्या अब समझौते के लिए ईरान झुकेगा? यह बड़ा सवाल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल की बढ़ती आक्रामकता की। तो अमेरिका भले ही ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इजराइल के तेवरों को देखते हुए कहा तो यह जा रहा है कि अब ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान और अमेरिका पीस डील पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने इजराइल को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। इजराइल को सतर्क रहना होगा और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा और बचाव करना होगा। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जब तक जरूरत होगी तब तक सिक्योरिटी जोन में बना रहेगा। इजरायली सेना लेबनान से नहीं हटेगी। यानी इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान में वो अपना अभियान जारी रखेगा। साथ ही ईरान को लेकर भी वो कोई समझौता मानने को बाध्य नहीं है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू के इस रुख से अमेरिका और इजराइल में भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। खबर तो यह आ रही है कि इजराइल अब अपने एयरपोर्ट से अमेरिकी विमानों को हटाने की तैयारी कर रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिरी रेगेव ने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को हटाने की बात कही है। इससे पहले इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर ने कहा था कि हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है, यह हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। हमें हिजबुल्लाह के खात्मे से कम किसी भी चीज पर समझौता नहीं करना चाहिए। हमें उस जमीन के 1 इंच हिस्से से भी पीछे नहीं हटना चाहिए जिस पर हमारे सैनिकों ने कब्जा किया है और जिसे आतंकवादी बुनियादी ढांचे से मुक्त कराया है। इजराइल लेबनान में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में लेबनान के लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। हालांकि लेबनानी अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि हालात अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसके बावजूद लोग अपने घरों को लौटते हुए वहां हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। लेबनान में UN मिशन यूनिफिल ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि नागरिकों को तब तक अपने समुदायों में लौटने से रुकना होगा जब तक वहां पूर्ण रूप से सुरक्षित हालात नहीं हो जाते। इस बीच गजा में भी दोबारा विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो वहां इजराइल की बढ़ती आक्रामकता का सबूत माना जा रहा है। दरअसल नेतन्याहू ने गजा की 70% जमीन पर कब्जे का ऐलान किया है, जिसके बाद से वहां इजरायली सेना के हमले भी बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इजराइल के हमले नहीं थमे तो पश्चिम एशिया में शांति कैसे आएगी? ऐसे में अब सबकी नजरें ट्रंप पर टिकी हुई हैं कि क्या वो अपने सहयोगी नेतन्याहू को शांति के लिए मना पाएंगे, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के बाद अब उनका फोकस यूक्रेन में युद्ध विराम पर है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन में जंग खत्म होने की बजाय और तेज होती नजर आ रही है। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर जोरदार बमबारी की है। बीते दिन रूसी सेना ने यूक्रेन पर 70 मिसाइलें और 611 ड्रोन दागे हैं, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके बड़े शहर खार्किव में भारी तबाही हुई है। इन हमलों में 11 लोग मारे गए हैं,
53 घायल हुए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले से कीव की 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक जगह कीव पेचेर्स्क लावरा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमने यूक्रेनी राजधानी कीव में सैन्य कारखानों पर रात भर चले हमले में ऐतिहासिक पेचेर्स्क लावरा मठ पर हमला नहीं किया, बल्कि इस धार्मिक स्थल को अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल से नुकसान पहुंचा है। पैट्रियट मिसाइल शायद इसलिए गलत दिशा में चली गई क्योंकि पश्चिमी देशों ने कीव को ऐसे हथियार मुहैया कराए थे जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी थी। रूसी संघ के सशस्त्र बल नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमले की योजना नहीं बनाते हैं और ना ही ऐसा करते हैं। यानी रूस ने यूक्रेनी मठ को हुए नुकसान के पीछे अमेरिकी मिसाइल का ही हाथ बता दिया है। लेकिन इस घटनाक्रम ने दोनों देशों में जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को सदस्यता दिलाने की कोशिशें औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई हैं। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री तारास काचका लग्जमबर्ग में उस अंतर सरकारी सम्मेलन में शामिल हुए जहां कीव को 27 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन के कानूनों, मानकों और मूल्यों के साथ तालमेल बैठाने के लिए वार्ता शुरू हुई। दरअसल यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होने को रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा की गारंटी के रूप में देखता है। ऐसे में उसके लिए यह कदम बहुत जरूरी है, लेकिन रूस जरूर इससे नाराज है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बातचीत से दूरी बनाने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव दिया था। हमने ये संदेश दिया कि हम फ्रांस में हो रहे G7 सम्मेलन के दौरान पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां ट्रंप और मैक्रो मौजूद हैं, यानी यूरोपीय और अमेरिकी दोनों। मुझे लगता है कि यह हम सभी के एक साथ मिलने का एक अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा मौका है। यूरोप और अमेरिका भी इससे सहमत थे, लेकिन रूस ने एक बार फिर यह बता दिया कि वे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि रूस बातचीत को तैयार नहीं है, लेकिन रूस का कहना है कि अगर ज़ेलेंस्की बात करना चाहते हैं तो वे मॉस्को आ सकते हैं। अब जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, और चूंकि यूरोपीय देश इसे मान्यता देते हैं, ऐसे में अगर पुतिन फ्रांस जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का भी खतरा है। इसीलिए उनका साफ कहना है कि बातचीत करनी है तो मॉस्को आना होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत शुरू ही नहीं हो पा रही और इस दौरान हमले और तेज होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत और नेपाल में बढ़ते तनाव की। तो भारत और नेपाल के रिश्तों में बीते कुछ वक्त से काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। नेपाल और चीन की नजदीकियां भारत के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रही हैं, और अब एक बार फिर नेपाल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे लेकर भारत सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल नेपाल ने एक भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टर के अपनी हवाई सीमा में घुसपैठ का आरोप लगाया है। नेपाल का दावा है कि दार्चुला में भारत का एक सैन्य हेलीकॉप्टर बिना इजाजत उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यह हेलीकॉप्टर भारत के एक उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी को लेकर जा रहा था। नेपाल ने दावा किया है कि यह हेलीकॉप्टर भारतीय इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर को लेकर जा रहा था। नेपाल के सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे सीधे तौर पर अपने देश की हवाई सीमा का उल्लंघन बताया है। साथ ही नेपाल ने इस मामले में भारत से जवाब तलब कर लिया है, सफाई मांगी है कि बिना किसी जानकारी के हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन क्यों किया गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल ने यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया है जब दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर पहले से ही विवाद देखा जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद लिपुलेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा त्रिसंधि क्षेत्र को लेकर है। हाल ही में नेपाल के पीएम बालेन शाह ने संसद में भी एक विवादित बयान दिया था। कहा था कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है, जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी थी। इस पर काफी बवाल मचा था और अब जो आरोप नेपाल की तरफ से भारत पर लगाए गए हैं उससे भारत टेंशन में है। वहीं नेपाल ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत की यह चिंता और बढ़ गई है। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल अपनी पहली चीन यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की है। मार्च में उनकी पार्टी के चुनाव में जीत के बाद पड़ोसी महाशक्ति की ये उनकी पहली यात्रा थी और बीजिंग के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी भारत की यात्रा के कुछ ही दिनों बाद हुई है। बीते दिनों विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात कही थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह यात्रा इन हालात में हो रही है जब भारत और नेपाल में सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में है।
ऐसे में देखना यह होगा कि भारत और नेपाल के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे तारों के टूटने की। तो क्या आपने आसमान में चमकते तारों को देखकर कभी सोचा है कि जब ये टूटते हैं तो होता क्या है? अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि तारा टूटकर एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल यानी अंतरिक्ष में वो चीज जो रोशनी तक को निगल लेती है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि टूटता हुआ तारा शायद ब्लैक होल न बनकर बल्कि एक नई दुनिया को जन्म दे रहा है। पुरानी थ्योरी कहती है कि टूटते वक्त तारा सिकुड़कर एक बहुत ही छोटे से बिंदु में समा जाता है, लेकिन इतने भारी भरकम तारे का एक सुई की नोक जितने बिंदु में समा जाना वैज्ञानिकों को कुछ अटपटा लगता था। और अब नई रिसर्च में ग्रेवा स्टार नाम की चीज सामने आई है। ये ग्रेवा स्टार बाहर से तो ब्लैक होल जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल अलग है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बनता कैसे है? तो सोचिए, जब एक तारा टूटने के करीब होता है तो वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है और ठीक उसी वक्त उसके अंदर मौजूद डार्क एनर्जी उसे बाहर की तरफ धकेलती है। इन दोनों ताकतों में एक बैलेंस बन जाता है। तारा सिकुड़कर पूरी तरह खत्म होने से बच जाता है और ग्रेवा स्टार बन जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी खींचतान के बीच तारे के अंदर एक छोटा सा धमाका होता है। ये बिल्कुल वैसा ही धमाका है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना था। इस धमाके से उस मरते हुए तारे के अंदर ही एक नया और छोटा ब्रह्मांड फैलने लगता है। ये कमाल की रिसर्च गोएथे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। इससे 25 साल पुरानी एक बड़ी पहेली अब सुलझती दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ब्लैक होल होते ही नहीं है। ब्लैक होल आज भी सच है, लेकिन यह नई खोज बताती है कि अंतरिक्ष में अभी ऐसी कई जानकारियां छिपी हुई हैं जो हमारी सोच से बहुत परे हैं। लेकिन फिलहाल आज की हमारी वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।